हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा टीचिंग पोटेंशियल के रिलेटेड। एंड आज आपकी टीचिंग पोटेंशियल की ऑलमोस्ट आप समझ लो कि लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम रिविजन्स की तरफ चलेंगे टीचिंग पोटेंशियल की, और टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ हम चलेंगे। तो मेरी 2 इंस्ट्रक्शन वीडियो स्टार्टिंग से पहले रहेंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें एंड मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी। एंड सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं, मैं आपके बीएड के 2 साल की जर्नी भी साथ में रहूंगी, बिकॉज मैं आपको काफ़ी सारे बीएड के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई चीज़ स्किप ना करें। तो आज हम जो टॉपिक्स करेंगे वो होंगे आपके नॉलेज एजुकेशनल सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन के रिलेटेड ऑडियो विजुअल एड हम करेंगे, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस की हम बात करेंगे, नेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल, कल्चरल एजेंडास, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एजेंडास के बारे में, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन असेसमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है स्कूल लेवल एजुकेशन पॉलिसी के लिए एट द नेशनल लेवल। डेफिनेटली एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलेशन के लिए। जो टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि बीएड, एमएड, एसएससी या यूजीसी एजुकेशन, ये सारी जो भी आपकी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को रेगुलेशन के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन डेवलप करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? एनसीएफ। कौन डेवलप करता है? एनसीईआरटी डेवलप करता है, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है हायर एजुकेशन इंडिया में? डेफिनेटली यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज लेवल एजुकेशन, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब लॉन्च हुई थी? वॉज लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा? अच्छा, 2020 में तो लॉन्च हुई थी, लेकिन किसने लॉन्च करी थी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम इसे कहते हैं। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। कौन सी एजेंसी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है एजुकेशनल रिफॉर्म में? कौन सी एजेंसी नहीं होती है? आरबीआई। एनसीईआरटी होती है, यूनेस्को होती है, सीबीएसई होती है, आरबीआई नहीं होती है। आरबीआई किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डेफिनेटली मनी एंड बैंकिंग सेक्टर में है, या एजुकेशन सेक्टर में नहीं आती, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस फंडामेंटल राइट के साथ कनेक्टेड है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 21A में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। हु कंडक्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS, कौन कंडक्ट करता है? एनसीईआरटी, ठीक है। नीति आयोग का प्राइमरीली किस एरिया में वर्क होता है? ठीक है, नीति आयोग का सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग में। बहुत, हम इसे नीति आयोग को पहले थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे, राइट। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। कौन सी नेशनल एजेंसी फोकस करती है वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन में? कौन सी नेशनल एजेंसी करती है? एनसीवीटी। एनसीवीटी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट, ठीक है। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनी है वो बॉडी, ठीक है। एक्रेडिटेशन कौन देती है हायर एजुकेशन को? डेफिनेटली नैक की फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है, ICSSR, किसको सपोर्ट करती है? डेफिनेटली सोशल साइंस रिसर्च में, या मेडिकल फील्ड को, या सोशल साइंस जो हमारी फील्ड होती है। ICSSR आपके सोशल साइंस में इन्वॉल्व होती है। एक बॉडी होती है जो मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब उसका मुझे ICMR होती है वो, है ना, तो उसका मुझे दोनों का डिफ्रेंसिएशन, दो पॉइंट मुझे बता दो। ICSSR आपकी सोशल साइंस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए? डेफिनेटली आपकी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। विच बॉडी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया? कौन सी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है? यूजीसी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ होम, HRD मिनिस्ट्री कहते थे, ठीक है। तो इसका नाम फिर बाद में चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन नहीं करा था अभी ऊपर, है ना, तो देखते हैं वो कहाँ पे है क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन करा था ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। MRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, किस चीज़ के लिए ये जानी जाती है? एजुकेशनल पॉलिसी और प्लानिंग के लिए ये जानी जाती है।
कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन क्लोजली काम करती है यूनेस्को एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ? एनसीईआरटी क्लोजली काम करती है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर एक बुक निकाली थी, वो बुक का नाम क्या है? वो बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली उन्होंने निकाली थी कुछ सालों में, ठीक है? तो वो बुक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। कौन सी विच इज द फॉलोइंग रेगुलेटरी इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेजेस, ठीक है? AICTE, ठीक है? AICTE का फुल फॉर्म बता दो। केंद्रीय विद्यालय आर गवर्न्ड बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, ठीक है? एनसीईआरटी स्टैंड किसके लिए स्टैंड करती है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब अगले क्वेश्चन हमारे वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड होते हैं उनके ऊपर है, ठीक है? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमारी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? डेफिनेटली आंसर ऑल 4 मेंशन है, ठीक है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि लिबर्टी भी मेंशन है, जस्टिस भी मेंशन है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? नन, ठीक है? ये सारी वैल्यूज हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, ठीक है? तो सेकुलर टर्म का मतलब क्या होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है, ठीक है? सेकुलर टर्म का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है? जो सोशलिस्ट वर्ड है वो हमारे प्रीएम्बल में कब ऐड हुआ था? वो ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, और इसका मतलब ये आप मुझे बताना वन सेंटेंस में, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। ये आर्टिकल आता है आपके आर्टिकल 14 में आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? फ्रेटर्निटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी का ब्रदरहुड होता है, ठीक है? हम कहते हैं ना भाई भाई बहन बहन, तो ये वही मतलब होता है कि हम सब भाई बहन हैं, ठीक है? तो हमारी डिग्निटी और यूनिटी को इंश्योर करता है। लिबर्टी का प्रीएम्बल में मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है? फंडामेंटल ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है? ये कौन सी वैल्यू ऑफ इक्वालिटी दिखाता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट में वैल्यू ऑफ इक्वालिटी कौन सी होती है, ठीक है? डेफिनेटली आपकी इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी दिखाता है, तभी तो आपको पता चलेगा ना जी इक्वालिटी हमारी। डेमोक्रेटिक वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंश्योर करता है, ठीक है? गवर्नमेंट कैसे हम इलेक्ट कर सकते हैं? हम अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या इंश्योर करता है? सेक्युलरिज्म, ठीक है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल अपीयर्स इन, कहाँ पे अपीयर होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टर्म, ठीक है? ये हमारे प्रीएम्बल में दिखता है, ठीक है? विच ऑफ दिस रिफ्लेक्ट द मॉरल वैल्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेटली आपकी फ्रेटर्निटी मॉरल वैल्यू दिखाती है, ठीक है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 21, ठीक है? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी टू द नेशन, ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर प्रोटेक्टेड है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर चुका है, ठीक है? डेफिनेटली रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास जस्टिस वर्ड आया था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपकी प्रीएम्बल में वर्डिंग गिवन है वो किसी न किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई हैं, तो आपको सारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बनी है बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिविंग डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। इसका डिज़ाइन किसने किया था प्रीएम्बल पेज, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी कंट्री से हमारे प्रीएम्बल पेज में टर्म्स उठाई गई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जानकारी अब आप थोड़ी थोड़ी खुद भी लेनी शुरू करो, ठीक है? वैल्यू एम्फोसिस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या दिखाता है? हमें इक्वालिटी दिखाता है, ठीक है? तो आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किससे रिफ्लेक्ट होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जब हम रिस्पेक्ट करते हैं और अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, ठीक है? विच ऑफ दीज वैल्यू इज एसेंशियल टू प्रिजर्व नेशनल आइडेंटिटी एंड सॉवरेनिटी, ठीक है? कौन सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट है? सॉवरेन स्टेटस, ठीक है? इंश्योर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कौन इंश्योर करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? डेफिनेटली आपके इलेक्शंस और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, या हम इसे फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं, जिसमें 18 साल के ऊपर आप वोट कर सकते हैं, ठीक है? सेकुलरिज्म की वैल्यू किस कंटेक्स्ट में मतलब करता है हमारा? इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। अब आपके डिस्टेंस फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन और ऑडियो विजुअल एड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिक प्रैक्टिस्टिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग एंड कंटेंट। डिस्टेंस एजुकेशन किस चीज़ के लिए यूजफुल है?
उनके लिए जो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते। ऑडियो विजुअल एड का हमारी बेनिफिट क्या है एजुकेशन में? डेफिनेटली मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, लर्निंग किसमें, लर्निंग को हम कैसे बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। डेफिनेटली लर्निंग की आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन क्या है? रेडियो, एजुकेशन और ब्रॉडकास्ट। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सबसे ज्यादा सुटेबल किन के लिए है? अडल्ट और स्कूल ड्रॉप आउट। ऑडियो विजुअल एड का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है? ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट बुक। ठीक है, द रोल ऑफ इग्नो का रोल क्या है हमारी एजुकेशन सेक्टर में? डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में। ठीक है, कौन सपोर्ट करता है हमारी इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड में? क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कौन सपोर्ट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग? डेफिनेटली आपकी नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है? विजुअल एड का एग्जाम्पल है। ठीक है, फीचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्या है? की फीचर क्या है लर्निंग प्रोसेस का? पार्टिसिपेशन और फीडबैक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे क्या है? रेगुलर स्कूल अटेंडेंस अंडर CBSE। ठीक है, रेगुलर स्कूल अटेंडेंस आपकी देखी जाती है फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, ओपन स्कूलिंग का यहाँ पे हम कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? वो जिसमें फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है और सेल्फ बेस्ड करिकुलम होता है। ठीक है, ICT टूल एजुकेशन में क्या इंक्लूड करते हैं? ICT टूल जैसे कि हमारे स्मार्ट बोर्ड हो गए, ऑनलाइन क्विजेस, ठीक है, एजुकेशनल ऐप हो गए। ठीक है, रेडियो और TV आर एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेटली आपके मास इंस्ट्रक्शनल मीडिया। टीचर कैन यूज वीडियो क्लिप टू एक्सप्लेन नेचुरल डिजास्टर। दिस इज किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, विजुअल लर्निंग मेथड का। सेल्फ लर्निंग मटेरियल किसका फीचर है? सेल्फ लर्निंग मटेरियल हमारा डिस्टेंस एजुकेशन का फीचर। एनिमेटेड डायग्राम्स और विजुअल क्या इंप्रूव करता है? ये हमारा इंप्रूव करता है मेमोरी रिटेंशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम आर मोस्टली ऑफर्ड बाई, किसके द्वारा ऑफर्ड होते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम? हमारे ओपन स्कूल, एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स और NGOs के द्वारा। अब हमारे इवैल्यूएशन और असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। द मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन क्या होता है? मेन पर्पस एजुकेशन इवैल्यूएशन का हमारी मेजर करना लर्निंग आउटकम कि हमने कितना लर्न करा और हमारी टीचिंग कितनी इंप्रूव हुई। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है, मतलब आपके पूरे साल में, जैसे आप अप्रैल से लेके मार्च तक स्कूल में थे, आपकी एडमिशन थी। ठीक है, तो आपने अप्रैल से लेके मार्च तक कितना अपने आप को इंप्रूव कर रहा है? वो लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो आपकी असेसमेंट होती है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कॉन्टिन्यूस रहती है। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो फाइनल आपके एग्जाम होते हैं आफ्टर यूनिट या टर्म एग्जाम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा टूल इवैल्यूएशन का नहीं है? इवैल्यूएशन का यहाँ पे गॉसिप इवैल्यूएशन का टर्म नहीं है डेफिनेटली। CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आज भी यूज होता है CBSE स्कूल्स में और बहुत सारी बोर्ड्स में। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें किसमें हेल्प करता है? डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम बच्चे की एरर कहाँ पे हो रही है और उसको कहाँ पे वीकनेस आ रही है लर्निंग में। ठीक है, जब टीचर बच्चों को मार्क्स देता है विदाउट एनी कमेंट या सजेशन, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये हमारी ट्रेडिशनल ग्रेडिंग का एग्जाम्पल है। आज के टाइम पर बच्चे को फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ असेसमेंट क्या है यहाँ पे? ठीक है, एसे राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। असेसमेंट ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड बेस्ट जर्न किसमें हम कर सकते हैं? ठीक है, ये हम कर सकते हैं जब हम बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क देते हैं और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क देते हैं। रूब्रिक का मतलब क्या होता है? रूब्रिक क्या होता है? स्कोरिंग और स्कोरिंग सब्जेक्टिव आंसर यूजिंग क्राइटेरिया। जब हम बच्चे को नंबर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, लेकिन उसके लिए मैंने सर्टेन क्राइटेरिया दिए थे कि प्रोजेक्ट कितना सुंदर होगा, उसके कितने पेजेस होंगे, उसने इंडेक्स बनाया कि नहीं बनाया, मतलब क्राइटेरिया के बेसिस पे उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए कि नहीं, उसके बेसिस पे जब हम उसे मार्क्स देते हैं तो वो क्राइटेरिया को हम जब क्या बोलते हैं? असेसमेंट को रूब्रिक बोलते हैं। इवैल्यूएशन असेसमेंट से कैसे डिफरेंशिएट करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन्वॉल्व करता है जजमेंट को, इवैल्यूएशन, ठीक है, एंड असाइनिंग वैल्यू। ठीक है, हम बच्चों को असाइन करते हैं वैल्यू। ठीक है, स्लो लर्नर्स के लिए कौन सी असेसमेंट इज मोस्ट गुड? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी बेस्ट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट विद फीडबैक। ठीक है, ब्लूप्रिंट इज एन एग्जामिनेशन रेफर टू। ठीक है, ब्लूप्रिंट एग्जामिनेशन में क्या रेफर करता है? प्लानिंग, वेटेज ऑफ कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन अ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसका ब्लूप्रिंट भी साथ में बनता है। ये आप जब बीएड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन स्किल का क्या मतलब होता है?
इवेल्यूएशन स्किल का मतलब होता है जब हम वैल्यू बेस्ड क्राइटेरिया पे उसका जजमेंट करते हैं बच्चे का, ठीक है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें प्रोग्रेस को ट्रैक करने में और बच्चे को फीडबैक देने में। नॉन रेफरेंस टेस्टिंग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में किस चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम उसे बाकी बच्चों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में हम बच्चे की परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ। पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब होता है जब हम बच्चे की असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स का इकट्ठा बना के रखते हैं तो उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, मतलब एक रजिस्टर बना के रखते हैं, ठीक है। लर्नर सेंट्रिक एवेल्युएशन का मतलब होता है जब बच्चे की सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन के ऊपर हम फोकस करते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द टीचिंग पोटेंशियल। आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं टीचिंग पोटेंशियल के। अब हम करेंगे जनरल अवेयरनेस शुरू। जनरल अवेयरनेस में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टे ट्यून्ड टिल दी very videos are on its way। वेरी वर्ड में यू क्यों यूज कर रही हूँ, मेनी मोर वीडियोज आर ऑन इट्स वे एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम साथ में प्रिपेयर करेंगे आपके एंट्रेंस के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू कमेंट आउट एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। दिस इज ऑल आई वांट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्रिपेयर वेल।